नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी द्वारा कैबिनेट पद की पेशकश किए जाने की खबरों पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि किसी ने भी मुझे कोई ऑफर नहीं दिया है और ना ही मुझसे कोई बातचीत की है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं के द्वारा सवाल उठाए जाने पर सुले ने संवाददाताओं से कहा कि आपको महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं से ही पूछना चाहिए कि वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गौरव गोगोई जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हूं, लेकिन मैं महाराष्ट्र में उनके नेताओं के संपर्क में नहीं हूं। बता दें, अजित पवार के साथ बार बार शरद पवार की मुलाकात के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन में हलचल मच गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले और उद्धव ठाकरे ने इसको लेकर बैठक भी की है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे 2024 के लिए प्लान बी पर काम कर रहे हैं, जिसमें शरद पवार की भूमिका नहीं होगी, क्योंकि सबको इस बात पर संशय है कि कहीं शरद पवार डबल गेम तो नहीं खेल रहे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल मची हुई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मंगलवार को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के परिसर में प्रमुख कथावाचक मोरारी बापू की रामकथा में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मोरारी बापू की व्यासपीठ पर पुष्पांजलि अर्पित की और जय श्री राम का नारा लगाया। ऋषि सुनक ने कहा, मैं यहाँ प्रधानमंत्री की तरह नहीं, हिंदू की तरह आया हूँ। मेरे लिए आस्था बेहद निजी है। जिंदगी के हर पहलू में ये मुझे दिशा दिखाता है। प्रधानमंत्री होना सम्मान की बात है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। कड़े फैसले लेने होते हैं, मुश्किल हालात का सामना करना होता है। ऐसे में हमारी आस्था हमें साहस और ताकत देती है ताकि देश के लिए अच्छे फैसले लिए जा सकें। ऋषि सुनक कहते हैं, मेरे लिए बेहद खास और कमाल का पल रहता है जब सांसद रहते हुए 11 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर दिवाली पर दिया जलाया था। जैसे बापू के पीछे हनुमान है, मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के मेरी मेज पर भी गणेश जी हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 31 जुलाई को जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में 4 लोगों को गोली मारने वाले रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी ने कथित रूप से बुर्का पहने एक महिला यात्री को बंदूक की नोक पर जय माता दी कहने के लिए मजबूर किया था। जांच में ये बात निकलकर सामने आई। अखबार पुलिस के सूत्रों के हवाले से लिखता है कि मामले की जांच कर रही गवर्नमेंट रेलवे पुलिस बोरीवली ने महिला की पहचान की और उसका बयान दर्ज किया है। महिला को मामले का मुख्य चश्मदीद बनाया गया है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि पूरा घटनाक्रम ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। बता दें, चेतन सिंह ने 31 जुलाई को ट्रेन में अपने वरिष्ठ सहयोगी सहायक उप निरीक्षक टीकाराम मीणा और 3 मुस्लिम यात्रियों अब्दुल कादर, सैयद सैफुद्दीन और असगर अफ्फाज शेख को गोली मारी थी। इसके अलावा बुर्का पहने महिला यात्री को निशाना बनाया। महिला ने अपने बयान में जांचकर्ताओं को बताया कि चेतन सिंह ने उन पर बंदूक तान दी और उन्हें जय माता दी कहने को कहा। बता दें, इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें चेतन सिंह चौधरी धमका रहा है और कह रहा है कि अगर वोट देना है, हिंदुस्तान में रहना है, तो मैं कहता हूं मोदी योगी ये दो हैं। दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम अब आधिकारिक तौर पर बदल गया है। अब इसका नाम प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है। म्यूजियम के वाइस चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी है। ये नया नाम सोमवार से लागू है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नेहरू म्यूजियम का नाम बदलने के फैसले की आलोचना की। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी के पास भय, जटिलताओं और असुरक्षाओं का एक बड़ा बंडल है, खासकर जब बात हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले नेहरू की आती है। उनका एकमात्र एजेंडा नेहरू और नेहरूवादी विरासत को नकारना, विकृत करना, बदनाम करना और नष्ट करना है। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी ने एन को हटाकर उसकी जगह पी डाल दिया है, लेकिन आज़ादी के आंदोलन में नेहरू के योगदान को वो नहीं ले सकते। नेहरू ने जिस लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक सोच वाला देश को बनाया था, पीएम मोदी और उनके बारे में ढिंढोरा पीटने वाले अब उसी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कांग्रेस नेता ने लिखा है, लगातार हमले के बावजूद जवाहरलाल नेहरू की विरासत दुनिया के सामने जीवित रहेगी और वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदले जाने पर कांग्रेस के हमले के बाद बीजेपी नेता रविशंकर ने जवाब दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए रविशंकर ने कहा, कांग्रेस, जयराम रमेश की सोच और प्रधानमंत्री मोदी की सोच में एक बुनियादी फर्क है। कांग्रेस सोचती है कि जो हैं नेहरू जी हैं और परिवार है। मोदी पीएम बने तो उन्होंने सारे प्रधानमंत्रियों को नेहरू स्मृति भवन में स्थान दिया, उसमें लाल बहादुर शास्त्री को स्थान क्यों नहीं मिला?
न इंदिरा गांधी थी, न राजीव गांधी और न ही मोरारजी देसाई, न चरण सिंह, न अटल बिहारी वाजपेयी थे। रविशंकर बोले, मोदी जी ने कहा कि जो भी भारत का पीएम है सबको स्थान मिलेगा। अभी तक अपनी स्वयं की मोदी जी ने नहीं लगाई है। ये है मोदी जी की सोच, सबको साथ लेकर चलना और सबको सम्मान देना। 5 राज्यों में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर भाजपा ने बुधवार 16 अगस्त को शाम अपने दिल्ली मुख्यालय में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय चुनाव पैनल के अन्य सदस्य शामिल होंगे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने और चुनावी रणनीति बनाने के लिए भाजपा की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है। चुनाव की घोषणा से पहले पैनल की बैठक शायद ही कभी होती है, इसलिए यह बैठक संकेत देती है कि भाजपा इन चुनावों के लिए बदलाव करने के मूड में नहीं है, खासकर इस साल की शुरुआत में कर्नाटक चुनाव में हार के बाद। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का फैक्ट चेक कर दिया है। उन्होंने अमित मालवीय के उस दावे को गलत बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि राजेश पायलट, सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर बम गिराए। सचिन पायलट ने सबूत के तौर पर एक दस्तावेज साझा करते हुए कहा कि अमित मालवीय अपने तथ्य और तारीख दुरुस्त कर लें। आईएएफ में राजेश पायलट के नियुक्ति पत्र को साझा करते हुए सचिन ने कहा कि उनके पिता अक्टूबर 1966 में ही आईएएफ में नियुक्त हुए थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी दिनांक 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। ये कहना कि उन्होंने 5 मार्च 1966 में मिजोरम में बमबारी करी थी काल्पनिक है, तथ्यहीन है और पूरी तरह भ्रामक है। सचिन ने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना के पायलट के रूप में मेरे दिवंगत पिता ने बम गिराए थे, लेकिन यह 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान पर था, न कि जैसा कि आप दावा करते हैं कि 5 मार्च 1966 को मिजोरम पर। उन्हें 29 अक्टूबर 1966 को ही भारतीय वायुसेना में नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति संधि स्थापित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी। हरियाणा के नूह जिले में 31 जुलाई को ही सांप्रदायिक हिंसा के मामले में काफी पूछताछ के बाद नूह पुलिस ने मंगलवार को गोरक्षक बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, बिट्टू बजरंगी वही शख्स है जिनके नूह में आयोजित जलाभिषेक यात्रा से पहले कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। अब बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी की खबर के बाद विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी की टिप्पणी आई है। विश्व हिंदू परिषद ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक हैंडल से लिखा है, राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जिसे बजरंग दल कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसका बजरंग दल से कोई भी संबंध नहीं है। उसके द्वारा कथित रूप से जारी किए गए वीडियो की सामग्री को भी विश्व हिंदू परिषद उचित नहीं मानता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन से 66 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई स्थानों पर मकान ढहने से घायलों को बचाने और मलबे से शव निकालने के लिए अभियान जारी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ज़्यादातर मौतें हिमाचल प्रदेश में हुई, जहां 13 अगस्त को भारी बारिश शुरू होने के बाद से 60 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश में और अगले 4 दिनों में उत्तराखंड में छिटपुट लेकिन भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। बचाव कर्मियों ने भूस्खलन के कारण मलबे से 3 शव बरामद किए। शिमला में ढहे शिव मंदिर के मलबे से एक और शव निकाला गया, जबकि शहर में ताज़ा भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। शिमला के कृष्णा नगर इलाके में भूस्खलन के बाद 6 अस्थायी सहित कम से कम 8 घर ढह गए और एक बूचड़खाना मलबे में दब गया। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार से अब तक कुल 19 शव बरामद किए गए, जिनमें से 12 समर हिल में शिव मंदिर स्थल से, 5 फागली में और 2 कृष्णा नगर में मिले। उन्होंने कहा कि 10 से अधिक लोगों के अभी भी शिव मंदिर में फंसे होने की आशंका है, जो सोमवार को ढह गया था। सनी देओल की फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर तूफान बन चुकी है। फिल्म को रिलीज के पहले दिन ही दर्शकों का शानदार रिस्पांस मिल रहा है। गदर 2 का ओपनिंग वीकेंड भी काफी जबरदस्त रहा था और वीकडेज में भी फिल्म खूब नोट छाप रही है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तो फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और जबरदस्त कलेक्शन किया। फिल्म समीक्षक तरन आदर्श ने ट्वीट कर लिखा, गदर 2 ने 15 अगस्त को ऐतिहासिक कमाई की है। फिल्म ने मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 55 करोड़ रुपए की कमाई की। इस तारीख को किसी भी भारतीय फिल्म ने कभी इतने रुपए नहीं कमाए हैं।
इसी के साथ गदर 2 की अब तक की कुल कमाई 228 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई है। गदर 2 फिल्म 11 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन शुक्रवार को 40, शनिवार को 43, रविवार को 51 करोड़ रुपए की कमाई की। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।